हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग 10th क्लास के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। राइट। अब कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में हम लोग ये पूरा 10th क्लास का जो भी चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर थर्ड है इलेक्ट्रिक करंट, फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और सबसे लास्ट में है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं 10th क्लास में। तो हम लोग सारे चैप्टर कवर करेंगे वन बाई वन। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है याद कीजिए आप। फर्स्ट चैप्टर है लाइट, और लाइट में भी क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट में, और सेकेंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। लाइट होता क्या है? तो लाइट एक ऐसा चीज है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का और भी बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, जैसे हीट होता है एनर्जी का फॉर्म, और मैकेनिकल एनर्जी होते हैं। साउंड भी एनर्जी का एक फॉर्म है, वैसे ही लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है? क्योंकि एनर्जी का ऐसा डेफिनेशन है कि एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। अब लाइट में भी कुछ करने की एबिलिटी है, लाइट भी कुछ कर सकता है। राइट। जैसे हमारे सेल्स को एक्टिव करता है वो जब रेटिना पे आता है। तो जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, जिन सेल से मुझे कलर का पता चलता है या लाइट के इंटेंसिटी का पता चलता है कि कितना ब्राइट लाइट है कि डिम लाइट है, ऐसा पता चलता है। तो वो सब सेल्स को लाइट क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है लाइट। या मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास अगर होगा तो उससे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो उससे आप कभी बचपन में कागज को भी जलाए होंगे। राइट। तो कागज को सनलाइट के सामने रखते हैं तो सनलाइट एक पॉइंट पे कलेक्ट करके सारे लाइट को फोकस करता है, और उस पॉइंट पे ज्यादा इंटेंसिटी होने के कारण, लाइट का ब्राइटनेस होने के कारण वो कागज जल भी जाता है। तो लाइट में भी कुछ एनर्जी होती है। तो लाइट क्या हो गया स्टूडेंट्स? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में का रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो लाइट से रिलेटेड 2 चैप्टर है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और लास्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट के साथ। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेना को आप देखते होंगे। जैसे ये मेरे सर के ऊपर देखिए, बल्ब ग्लो कर रहा है। ये बल्ब भी तो एक लाइट का ही सोर्स है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं? विच इनेबल अस टू सी। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लाइट के कारण। अगर लाइट नहीं हो तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई। लाइट का सोर्स क्या क्या है हमारे सराउंडिंग में? तो लाइट का फायर भी आप देख सकते हैं। इस फायर से लाइट आ रहा है, लाइट। और बल्ब तो है ही सोर्स, और सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। सन से बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं, उनमें से कुछ रेडिएशन विजिबल लाइट से जाने जाते हैं, जिनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे रेडिएशन सन से आते हैं। या ये मेरे बगल में आग जो जल रहा है, इससे भी बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं। उनमें से कौन कौन से रेडिएशन होते हैं सन से जो आते हैं? उससे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा रे, एक्स रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, बहुत सारे आते हैं। उनमें से कुछ को हम लोग बोलते हैं कि वो विजिबल लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग विजिबल लाइट से रिलेटेड फेनोमेना ही देखेंगे। में स्टूडेंट्स हम लोग लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। प्लेन मिरर जो सुबह सुबह अपने घर में ब्रश करते समय आप देखते होंगे, प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म हो जाता है? कैसे वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे तो नहीं आता है, लेकिन हमारे दिमाग में वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग करेंगे इसमें। और क्या क्या फेनोमेना रिलेटेड है लाइट से? एक तो प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं हम लोग, और रियर व्यू के लिए अपने कार में रियर व्यू के लिए भी एक मिरर लगाते हैं हम लोग, जिस मिरर से पीछे से आने वाले गाड़ी को हम लोग देखते हैं कि पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं कि नहीं। इसके लिए भी यूज करते हैं। उसके अलावा एक गाड़ी का हेडलाइट जो होता है सामने, उसमें भी मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। राइट। तो जिन ऑब्जेक्ट से लाइट आता है, जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, लाइट का डेफिनेशन में क्या बोला जाता है लाइट के बारे में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। जैसे मैं इस रूम में जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इसमें मैं एक सॉन्ग भी प्ले कर दूं और लाइट भी ऑन कर दूं, तो मुझे सॉन्ग भी सुनाई देगा और ये लाइट से ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो वैक्यूम क्रिएट करने से मुझे सुनाई देगा कि दिखाई देगा कि दोनों ही नहीं होगा। गाना अभी भी बज रहा है और लाइट भी, बल्ब भी ऑन है। मेरे रूम में अगर मैं अब ट्यूबलाइट्स को ऑन रखूं और गाना भी, जो साउंड प्लेयर है उसमें गाना भी बज रहा है, और लेकिन रूम में वैक्यूम कर दूं मैं, तो मुझे दिखाई देगा कि सुनाई देगा कि दोनों ही नहीं होगा। तो मुझे दिखाई देगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। अगर मैं वैक्यूम कर दूंगा तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है, उसको मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स, मुझे सुनाई तो नहीं देगा, गाना आप प्ले भी कर देंगे फिर भी सुनाई नहीं देगा अगर वैक्यूम है रूम में तो। लेकिन लाइट से मुझे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, क्योंकि लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। तो आपने समझा कि लाइट और साउंड दोनों ही वेव हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन साउंड मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which require material medium for their propagation from one point to another point. But non-mechanical wave like electromagnetic wave are those wave which does not require material medium for their propagation. तो लाइट क्या हो गया, नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। फिर लाइट के डेफिनेशन में क्या रहता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के और सारे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, सिर्फ लाइट ही थोड़े होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है। उसमें से लाइट एक है एनर्जी का फॉर्म। कैसे मुझे पता चला कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है? क्योंकि लाइट में भी एनर्जी होती है, हीट जैसे हीट में एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। तो लाइट में भी, ठंड के दिनों में आप घर में बैठे रहते होंगे, सुबह सुबह उठते होंगे तो आपको बहुत ठंड लगती होगी। लेकिन सनलाइट के सामने जाकर आप 8-9 बजे के आसपास बाहर निकलकर सनलाइट के सामने बैठते होंगे, तो आपको उससे एनर्जी मिलती होगी, आपकी बॉडी को हीट एनर्जी मिलती है। तो लाइट है ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें एबिलिटी है काम करने की। फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास ज्योमेट्री बॉक्स में जो रहता है, उससे आप कभी कागज भी बर्न किए होंगे, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग रखने से वो लाइट को कलेक्ट करके एक पॉइंट पे ले आता है, और उस पॉइंट पे कागज अगर है तो इतना ज्यादा इंटेंसिटी हो जाता है फोकस एक पॉइंट पे कि वो कागज जल भी जाता है कभी कभी, है कि नहीं? तो लाइट में एबिलिटी है कुछ करने की, और जिस चीज के पास भी एबिलिटी है कुछ करने की, उसमें हम बोलते हैं कि एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी का डेफिनेशन है क्या, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। तो लाइट में भी कुछ करने की एबिलिटी है, इसलिए लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने लाइट कैसे जरूरी है हमारे लाइफ में। लाइट का, लाइट से रिलेटेड कितने सारे फेनोमेना है हमारे सराउंडिंग में, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत है इस लाइट से रिलेटेड कुछ लॉ को, नेचर के लॉ को पढ़ने के लिए, कि लाइट से रिलेटेड क्या नेचर का लॉ है, लाइट के लिए नेचर ने क्या बनाया है नियम, जिसको लाइट फॉलो करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऐसा बोला जाता है कि लाइट के स्पीड से ज्यादा फास्ट कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा फास्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो फ्यूचर में जाने लगेगा। मतलब वो अपने आने वाले 10 ईयर आगे चला जाएगा, या पास्ट में जाकर भी वो देख सकता है कि पास्ट में 100 ईयर पहले कैसा था सिचुएशन। आप ऐसे मूवीज में देखते होंगे, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड बहुत सारा मूवी है। तो ये सब कब पॉसिबल है, जब आप लाइट के अप्रोक्सीमेटली लाइट के स्पीड के इक्वल स्पीड से ट्रेवल करने लगे। लेकिन अब तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लाइट से ज़्यादा फास्टर या इवन लाइट के इक्वल भी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये भी सुने होंगे। तो लाइट कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, कि उसके स्पीड से ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है लाइट से फास्टर। कार में देख सकते हैं आप मेरे पीछे, कार का जो ये रियर व्यू मिरर है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि ये ज़्यादा वाइड रेंज तक देख सकता है, पीछे सराउंड, पीछे ज़्यादा दूर तक देख सकता है। इसलिए कार के रियर व्यू के लिए कार में पीछे ये कौन सा मिरर लगाया हुआ है, रियर व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, ये डायग्राम भी बनाकर हम लोग देखेंगे।
यहाँ देखिए, मेरे पीछे एक सुंदर कन्या मिरर में देख रही है। ये अपना चेहरा देख रही है, और ये जैसा इसका चेहरा है वैसा ही मिरर में दिखता है। ये मिरर के प्लेन मिरर से जितने आती है, ये उतना ही डिस्टेंस पे मिरर में इसका इमेज दिखता है। जबकि मिरर के पीछे कुछ होता नहीं है। ये इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे कोई है नहीं। लेकिन इस लड़की को ये दिख रही है, अपने ही जैसी एक लड़की मिरर के अंदर दिख रही है। जबकि मिरर के पीछे आप जाकर देखेंगे तो वहां कोई भी नहीं होगा। तो आखिर इस लड़की के मन में क्या चल रहा है कि उसको अपने ही जैसी एक लड़की इस मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। ये भी हम लोग समझेंगे कि आखिर आपके साथ क्या होता है, आपके दिमाग में ऐसा क्या होता है कि आपको आपके ही जैसे, इसी के जैसी इसको यहाँ पे लड़की दिख रही है, जबकि यहाँ पे कोई है नहीं। तो इसके दिमाग में आखिर क्या चीज हो रहा है, ये चीज भी हम लोग समझेंगे। तो ये मिरर देखने का कोशिश कर रही है ये लड़की, लेकिन मैं बीच में आ जा रहा हूँ, नहीं देख पा रही है, तो थोड़ा झुक जाता हूँ। देख लो अपना चेहरा, देख ली। ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं ये। यहाँ देखिए ये क्या कर रहे हैं भाई साहब। इधर से सनलाइट जो आ रहा है, इधर से जो सनलाइट आ रहा है उसको मिरर के हेल्प से ये इस वॉल के पास ऐसे भेज रहे हैं। आपने भी ऐसा किया होगा कि जो सनलाइट आता है उसको मिरर पे लेकर और अपने दोस्त को या किसी को परेशान करने के लिए उसके आंखों पे ऐसे मारते हैं, वो सनलाइट रिफ्लेक्ट कराते हैं उस पे। तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ये लॉज क्या है, इन रूल्स को फॉलो करता है ये रिफ्लेक्शन, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। रिफ्लेक्शन फेनोमेना में क्या होता है, इसमें इसमें लाइट कैसे पानी के अंदर से लाइट बाहर आते समय बेंड कर जाता है, अपने ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ से कैसे बेंड कर जाता है लाइट, जिसके चलते मुझे एपरेंट डेप्थ कम लगता है, ज्यादा गहरी नदी कम गहरी लगती है। या एक पेंसिल को अगर मैं डिप करूँ तो वो टेढ़ा पेंसिल दिखता होगा आपको, टेढ़ा पेंसिल। तो ये सब कैसे होता है, पानी में देखने से अंदर, पानी में एक कॉइन को नीचे रख देंगे तो वो उसके बेस में रहेगा, लेकिन ऊपर उठा हुआ दिखता है, थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ थोड़ा दिखता है। क्यों ऐसा होता है, इन सारे चीजों को भी हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहा है ये बुक। तो ये स्टार्ट इस बात से कर रहा है, लाइट के डेफिनेशन से। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पे अंडरलाइन करते जाता हूँ, आप देखते चलिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। इसके अलावा और भी सर एनर्जी का फॉर्म होता है क्या, बिल्कुल होता है, और भी फॉर्म। क्या क्या एनर्जी का फॉर्म होता है, और हीट एनर्जी भी होता है, साउंड एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कंबाइनली बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये सब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, उसमें लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ओके। लाइट का डेफिनेशन हो गया सबसे पहले। फिर सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हमें पढ़ना है कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ह्यूमंस की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ह्यूमंस की क्या क्या प्रॉपर्टी की बताइए। ह्यूमंस की प्रॉपर्टी होती है, उसे गुस्सा होता है, उसे खुशी होती है किसी बात को लेकर, उसे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कभी वो उसे कभी प्यार हो जाता है किसी से, कभी नफरत हो जाता है किसी से। इस तरह का प्रॉपर्टीज ह्यूमंस के अंदर होता है। वैसे ही लाइट के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होता है क्या, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है लाइट के अंदर, जरा बताइए मुझे। लाइट की पहली प्रॉपर्टी है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उन्हें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि राइट 5 और 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो ये आपको याद रखना है ये सब। तो फर्स्ट एकदम इजी है ना, कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर ले रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग जिंदगी में टेढ़े मेढ़े रास्ते पे भी चलना पसंद करते हैं। कभी सीधे रोड पे जाते हैं, कभी मन किया तो राइट साइड में मुड़ गए, कभी लेफ्ट में मुड़ गए, किसी गली में चले जाते हैं हम कभी भी। लेकिन लाइट क्या है, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना इसको पसंद है, टेढ़ा मेढ़ा जाना उसको पसंद नहीं है। तो आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया कि ऐसे, अगर मैं 3 कार्डबोर्ड ऐसे ले लूं
और इन तीनों कार्डबोर्ड में ऐसे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक दूसरे के सामने ऐसे होल्स कर दूं, और यहाँ एक कैंडल, यहाँ पे कैंडल एक ऑन कर दूं मैं, एक कैंडल मैं यहाँ पे रख दूं, एक कैंडल को मैं यहाँ पे रख दूं, तो उस कैंडल को आप देखेंगे तो दिखाई देगा इधर से, इधर ह्यूमन आई मैं बना देता हूँ, इधर से तो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसमें से एक किसी भी कार्डबोर्ड को एक इसको ऊपर उठा देंगे तो ये वाला होल यहाँ पे आ जाएगा और इसके सामने ये ब्लॉक कर देगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। ये इस बात का प्रूफ है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पसंद करता है कि नहीं। तो फर्स्ट भी समझ में आ गया कि सर लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, सेकेंड समझ में आ गया कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, थर्ड है लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो डुअल नेचर हम डुअल नेचर छोड़िए, ह्यूमंस के पास तो मल्टी नेचर होता है। वो ह्यूमंस अपने आप अपने पापा अलग तरह से बिहेव करते होंगे, मम्मी के साथ अलग तरह से बिहेव करते होंगे, फिर स्कूल में टीचर के साथ अलग तरह से बिहेव करते होंगे, फ्रेंड्स के साथ पूरा फ्रैंक एकदम रहते होंगे, कुछ भी फ्रेंड को बोल देते होंगे ऐसे। तो आप में तो मल्टी नेचर है, लाइट में तो सिर्फ डुअल नेचर ही है। कौन कौन सा नेचर है लाइट में? लाइट में एक नेचर है वेव का और एक पार्टिकल का, दोनों का नेचर है। तो लाइट जब टकराता है किसी से, जाकर किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, तब उसमें पार्टिकल नेचर आ जाता है। और जब उसको ट्रेवल करना होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो वेव जैसा बिहेव करता है। तो आपको समझ में आया लाइट का डुअल नेचर में कौन कौन सा नेचर है? वेव नेचर, ट्रेवल करने के ड्यूरेशन में वो वेव जैसा बिहेव करता है, और जब किसी से टकराता है जाकर लाइट, तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। जैसे अब कैरम बोर्ड खेलते होंगे, कैरम बोर्ड, तो यहाँ पे एक स्ट्राइकर से, अगर आप इस स्ट्राइकर से ऐसे सामने ऐसे हिट किए स्ट्राइकर यहाँ, तो कोलाइड करने के बाद, कोलिजन होने के बाद वो स्ट्राइकर ऐसे ही आता है, रिफ्लेक्शन जैसा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा, जितने एंगल पे यहाँ पे आया ना, उतने ही एंगल पे इधर जाता है। तो ये क्या है? पार्टिकल है स्ट्राइकर। तो लाइट भी इसी तरह से टकराने पे जितने एंगल पे टकराता है कहीं पे, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है। तो लाइट इंटरेक्ट करते समय पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइट कास्ट शेडो। लाइट क्या बनाता है? शेडो बनाता है। आप कहीं पे खड़े हैं और आपके आपके पीछे से कहीं से लाइट आ रहा है, तो आपके बॉडी के जैसा आपके सामने शेडो दिखाई देता है, क्योंकि लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जहां लाइट नहीं पहुंचता है वहां शेडो दिखाई देता है आपको। तो लाइट क्या फॉर्म करता है? शेडो। अब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम 3 × 10⁸ कौन सा नंबर ये हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग आ गए कि स्पीड ऑफ लाइट में होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही ज्यादा स्पीड है, इससे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग मे हैपन। लाइट किसी सरफेस पे जब आता है तो क्या क्या फेनोमेना हो सकता है उससे रिलेटेड? लाइट से रिलेटेड क्या क्या फेनोमेना होता है जब किसी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करता है आकर? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सनलाइट इस तरफ से, सनलाइट यहाँ से आ रहा है, सनलाइट आजा 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 इधर, एक रेड कलर के ऐसे कुछ एक, तो यहाँ से सनलाइट आ रहा है, आजा आजा, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा। अब इस पे टोटल थ्री कलर के लाइट यहाँ पे पड़े हैं, जिसमें से एक ही लाइट जो है, एक ही लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है, एक लाइट रिफ्लेक्ट करके गया, और बाकी के दो इसमें दिखाए गए हैं कि बाकी के दोनों एब्जॉर्ब हो गए, अंदर ही रह गए। सिर्फ एक ही रेड वाला कलर वाला लाइट गया उधर, और ग्रीन और ब्लू कलर वाला अंदर ही रह गया, इसके अंदर ही। तो ये क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, वो उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। तो ऐसे लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है तो वो सरफेस या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, या उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, या ट्रांसमिट कर देता है। तीन तीन एक साथ फेनोमेना होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको कैसा दिखाई देता है, वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये मुझे रेड कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बाकी के दोनों कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, खाली रेड को ही रिफ्लेक्ट कर दिया है। वैसे ही जैसे आप एक और सिचुएशन ले सकते हैं आप, कि मेरा टी शर्ट आपको रेड ही क्यों दिखाई दे रहा है?
क्योंकि इस पे आग फॉल तो कर रहा है ऑल कलर ऑफ लाइट, सारे कलर ऑफ लाइट इस पे आ रहे हैं, लेकिन ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये मेरा टी शर्ट सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट होने दे रहा है, इसलिए इसका कलर रेड दिखाई दे रहा है। आपने देखा लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अभी पढ़ा। लाइट क्या करता है, लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो एक साथ थ्री फेनोमेना होते हैं। एक तो वो सरफेस कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, या वो सरफेस कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, या रिफ्रैक्ट कर देता है। तीनों फेनोमेना होता है। इसमें से मैक्सिमम जो फेनोमेना होगा, जैसे 100 लाइट आया 100 इंटेंसिटी का, और 80% लाइट उसने 80% रिफ्लेक्ट कर दिया और 20% रिफ्रैक्ट और एब्जॉर्ब किया, तो मुझे रिफ्लेक्शन का फेनोमेना ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ गए आप बात? वैसे ही 100% लाइट में से लाइट ने रिफ्लेक्ट ओनली 20% किया और 80% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसमें एब्जॉर्प्शन फेनोमेना देखने को ज्यादा मिलेगा आपको। राइट? तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये पढ़ा कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। एक दो प्रॉपर्टी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्या है लाइट की प्रॉपर्टी। लाइट का स्पीड दिया हुआ था प्रॉपर्टी में 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। फिर लाइट के बारे में दिया था कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है, लाइट है कि नहीं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है, जबकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है, लाइट ट्रेवल कर लेता है वैक्यूम में। और क्या क्या प्रॉपर्टी था लाइट का, याद कीजिए। और प्रॉपर्टी है लाइट का कि ये एक शेडो बनाता है लाइट, और दिया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये सब लाइट का प्रॉपर्टी दिया हुआ था। राइट? ये सब आपने देखा। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से आकर टकराता है, ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं हम, और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट बोलते हैं जिसके बाहर भी दूसरे तरफ भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन भी वो करता है 50-50, मतलब पूरी तरह से बाहर उससे लाइट पास नहीं करता है। 50% लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और 50% रिफ्रैक्ट करता है, अंदर जाने देता है। तो बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है ऐसे ऑब्जेक्ट को। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना इन विच लाइट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम। वापस लाइट उसी मीडियम में आ जाना चाहिए, जिधर लाइट जिस मीडियम से लाइट आ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, उसी मीडियम में लाइट वापस, उसी मीडियम में जिस मीडियम से लाइट आया है उसी मीडियम में जब वापस चला जाए, दूसरे मीडियम में नहीं जाए, तो इस फेनोमेना को लाइट का क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में देखिए रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे आपको दिख रहा है क्या रिफ्लेक्शन है यहाँ। ये लाइट आ रहा है, एयर से आ रहा है, ऐसे एयर से आ रहा है, नीचे नीचे आया, ग्राउंड पे आया, फिर रिफ्लेक्ट होके और एयर में ही चला गया। या दूसरे साइड में, इस साइड में देख लीजिए आप, इस साइड में लाइट एयर से आ रहा है, एयर की तरफ से आ रहा है और एयर में ही चला जा रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ये लाइट। तो एयर में, एयर से एयर में ही है, जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके भी चला गया, तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये इधर से जो रे आ रहा है मिरर की तरफ, इसको मैं इंसिडेंट रे बोलने वाला हूँ। इंसिडेंट रे है ये देख लिए मिरर की तरफ जो रे आया, इंसिडेंट रे। और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो इस तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलेंगे। और नॉर्मल किसको बोलेंगे सर, नॉर्मल जो 90 डिग्री पे होगा यहाँ पे, ये वाला ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया, ये सरफेस पे 90 डिग्री है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल है। 90 किधर से होना चाहिए, इधर से, ऐसे ये 90 डिग्री है। इधर से भी करेंगे तो 90 ही आएगा, क्योंकि टोटल 180 होना है। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसे आई से इंडिकेट करते हैं और इसे आर भी लिख सकते हैं।
तो ये दोनों एंगल हमेशा ही इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब किसी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये ओबे नहीं करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये दोनों में ही वैलिड है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है सर? ये वॉल्स में रफ सरफेस पे होता है इरेगुलर, और जो स्मूथ सरफेस होते हैं वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन दोनों ही केसेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है लाइट, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मानता है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसी सिचुएशन में स्टूडेंट, मैं इधर से ये एंगल मैंने दिया 60 और आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इस क्वेश्चन में, कितना होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होना चाहिए या 30 डिग्री होना चाहिए? तो आपका आंसर है 30 होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? 30 डिग्री। 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरफेस के साथ एंगल बनाया है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ एंगल लेते हैं? नॉर्मल के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक होता है डेविएशन ऑफ लाइट। वो कैसे फाइंड करते हैं हम? तो लाइट को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था ऐसे, अगर मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता। लेकिन मिरर के आने के कारण लाइट किधर को चला गया? इधर चला गया है। मैं एरो लेकर बताता हूँ आपको। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मिरर के आने के कारण लाइट जा रहा है इधर। तो लाइट कितना इतने एंगल से डेविएट कर गया है। ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये एंगल इस एंगल से डेविएट कर गया है लाइट। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में और पूछेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो आइए हम एक एक करके आपको सिखाते हैं क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया था ना, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा इधर से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब डेविएशन एंगल इसी एंगल को बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन से कितना वो बेंड कर गया है रिफ्लेक्ट होने के कारण। तो ये टोटल 180 एंगल होता है, जिसमें से ये 30 30 60 हो गए हैं, और टोटल यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है एक पॉइंट पे एंगल। तो 180 माइनस ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 60, तो 120 एंगल जो आ रहा है यही डेविएशन एंगल है, 120 डिग्री। फिर से एक बार देखिए डेविएशन एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको एक्सटेंड करेंगे लाइट को, लाइट जैसे आ रहा था उस डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करेंगे। फिर ये टोटल 180 एंगल बनाना है और ये दोनों मिलकर 60 बना दिए हैं। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, जितने एंगल से ये बेंड कर गया है इधर, इसी एंगल को क्या बोला जाएगा? इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन। और ये 120 डिग्री आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। मजा आया कि नहीं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ कौन कौन सा एक ही प्लेन में होगा? कौन कौन से रेज एक ही प्लेन में होंगे? ये वाले इंसिडेंट रे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक्स वाई प्लेन में है, मतलब जो व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ सामने आपके, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन ऐसे बाहर नहीं भाग जाएगा, बाहर मतलब 3D में, बाहर मतलब ऐसे ऐसे बाहर आपकी तरफ नहीं आ जाएगा, वो उसी प्लेन में ही रहेगा। जैसे कैरम बोर्ड का सिचुएशन आप याद कीजिए। कैरम बोर्ड मान लीजिए एक बना लेते हैं हम, यहाँ देखिए मैंने एक, ये समझिए कैरम बोर्ड है, ऐसे मैंने ब्लैक कलर का बना लिया कैरम बोर्ड। तो इसमें आप एक स्ट्राइकर को, आप इस कैरम में, इस कैरम बोर्ड पे एक स्ट्राइकर ये आपको दे देते हैं हम। ये लीजिए आपका स्ट्राइकर है ये। अगर आपने इसको सामने के सरफेस पे, इस स्ट्राइकर को सामने के सरफेस पे इस तरह से भेजा, ऐसे हिट किया, ऐसे गया ये सामने के सरफेस पे, तो क्या ये यहाँ यहाँ पे ये कोलिजन करने के बाद क्या ये बाहर ऐसे कहीं आ जाता है क्या? किसी अदर प्लेन में ऐसे आ जाता है? नहीं। ये उसी प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन, कैरम बोर्ड जो रहता है उसी प्लेन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल के साथ एंगल बनाता हुआ जितने एंगल पे इधर से जाएगा उतने ही एंगल पे वापस ऐसे आ जाता है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये एक प्लेन है। कैरम बोर्ड क्या है बताइए? प्लेन है। तो वैसे ही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एक प्लेन में होते हैं। प्लेन में मतलब 2D जैसा फिगर ऐसा होता है, 2 डायमेंशनल, एक्स और वाई सिर्फ रहेगा। मतलब ये आपकी तरफ ऐसे आने वाला नहीं है लाइट।
क्लियर, समझ में आ गई बात। ये तीनों ही एक प्लेन में होंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, इमेज के बारे में बात कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, कि इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, टू रेज, कौन से रेज, इंसिडेंट नहीं रिफ्लेक्टेड वाले, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये कौन सा पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे या तो मिलना चाहिए या ऐसा लगना चाहिए कि वो मिल रहे हैं, मतलब डॉटेड लाइन से उन्हें मिलाना पड़ेगा। अगर डाइवर्जिंग हो गया, रिफ्लेक्टेड रे कैसा हो गया, डाइवर्जिंग नेचर का हो गया, एक दूसरे से मिलने के लिए वो तैयार ही नहीं है, एक दूसरे से दूर ऐसे जाने लगे, तो मुझे उनको उल्टे डायरेक्शन में इमेजिन करके मिलाना पड़ेगा डॉटेड लाइन बना के। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इमेज समझ गया ना क्या है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्शन से, इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या डिफरेंस है दोनों में, तो रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब सच में लाइट रे जाकर एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज बनेगा, और सच में डाइवर्जिंग नेचर के हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे, तो उन्हें मुझे बैकवर्ड ट्रेसिंग करके मिलाना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे कि वो अपीयर टू मीट है वो रेज, तो उसे वर्चुअल इमेज बनेंगे, बताएंगे हम लोग। यानी कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे सच में मिले तो रियल इमेज बोलेंगे वहां, और मुझे उसे मिलाने के लिए बैकवर्ड ट्रेसिंग करना पड़े डॉटेड लाइन से, तब उसे वर्चुअल इमेज बोलेंगे हम, वर्चुअल इमेज। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज जहाँ पे फॉर्म होगा वहाँ स्क्रीन रख देंगे, जैसे मूवी सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं, या प्रोजेक्टर से आप देखते होंगे कोई वीडियो प्रोजेक्टर से, तो वहाँ सच में जहाँ पे स्क्रीन रखा होता है सच में इमेज फॉर्म होता है, तभी तो वहाँ दिखता है। जबकि प्लेन मिरर के पीछे आप स्क्रीन को रख देंगे तो प्लेन मिरर में खुद आप खुद को देख लेंगे, लेकिन स्क्रीन के पीछे अगर किसी मिरर को रखेंगे तो वहाँ स्क्रीन पे आपका इमेज नहीं बनेगा। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे आप ले सकते हैं, एंड वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ओके, वर्चुअल इमेज कैसे हमारे मन में बनता है वो अभी आने वाला मिरर वाले केस में मैं आपको समझाने वाला हूँ, कि क्यों हमारा मन वर्चुअल इमेज को देखता है जबकि वो वहां बनता ही नहीं, वो अभी समझेंगे। थर्ड है कि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट मतलब सीधा होता है। सीधा मतलब आप मिरर में देखेंगे तो आपका हेड ऊपर है और पैर नीचे है, तो आपका इमेज का भी हेड ऊपर ही रहेगा और पैर नीचे ही रहेगा। और इन्वर्टेड का मतलब है कि अब आप सामने खड़े हैं तो अपने इमेज को आप देखेंगे तो आपका हेड पैर के पास दिखेगा, और जो आपका पैर है वो ऊपर दिखेगा, हेड के जगह पे दिखेगा, तो वैसे इमेज को इन्वर्टेड बोलते हैं। ओके, अब रियल इमेज का एग्जांपल है कि सिनेमा स्क्रीन या प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पे आता है वो रियल इमेज होता है, और वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। जो रियर व्यू के लिए कार में दिखाए थे आपको वो कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर तो हर दिन आप सुबह सुबह देखते होंगे घर में, वो तो एकदम वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आइए, प्लेन मिरर कैसे वर्चुअल इमेज बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ए डैश के पास सच में बल्ब ऐसे रखा हुआ है जो ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसे बनाकर रखा हुआ है, इससे लाइट निकल रहा है, ऐसे लाइट। और ये मिरर नहीं है, मिरर नहीं है। और आप यहाँ, आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसे, ये आप देख रहे हैं यहाँ से, तो इससे इस बल्ब से लाइट आप तक जाएगा, ऐसे लाइट जा रहा होगा आपकी आंखों में। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपको, बल्ब के अलग अलग पार्ट से लाइट आप तक आ रहे होंगे, तभी तो आपको वो दिखाई देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब वहां से लाइट आता है हमारी आंखों तक, तब वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो मुझे यहाँ बल्ब दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ से लाइट आ रहा है। अगर सामने मिरर रखा हुआ है यहाँ, और बल्ब एक्चुअली में यहाँ है ही नहीं, एक्चुअली में कहाँ पे रखा हुआ है, ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है बल्ब, ए पॉइंट पे, इस जगह पे ये लाइट दे रहा है ऐसे, लेकिन इधर से लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, और दूसरा लाइट नीचे इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे गया और ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है। तो लोकेशन से अब आप इस जगह से देखेंगे तो आपके पास दो लाइट आता हुआ दिखा। कौन कौन सा दो लाइट दिखा सर, देखिए कौन कौन सा दो लाइट दिख रहा है यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सा है,
एक ये तो इंसिडेंट रे था, कौन सा इंसिडेंट रे था, देखिए ये इंसिडेंट रे था। अब इसके बदले में जो इधर आया ये रिफ्लेक्टेड, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे मेरा हो गया। यहाँ पे मैं इसको आर आर लिख दे रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। दूसरा कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है, उसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। ये इंसिडेंट रे ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, तो ये वापस उसी लाइन के अलोंग ऐसे वापस आएगा। तो ये जो रे है वो दूसरा है, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, आर आर 2, रिफ्लेक्टेड रे 2। ये दोनों रे जहां पे मिलेंगे वहीं पे मुझे इमेज दिखाई देना है। तो ये तो डाइवर्जिंग नेचर के दिख रहे हैं मुझे, ये मिलने के लिए तैयार हैं ही नहीं ये दोनों। ये देखिए इन दोनों के बीच सेपरेशन बढ़ता ही जा रहा है, अभी इतना सेपरेशन था, बाद में और ज्यादा हो गया, बाद में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इधर से इधर में जा रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच गैप बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कभी मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे इन्हें मिलाने के लिए, देखिए ह्यूमंस हमारे, हमें क्या लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये हमारे ब्रेन में सेट कर गया है, न्यूरल नेटवर्क डेवलप कर गया है मेरा ये सारे ह्यूमंस का, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। कैसे सेट कर गया है, क्योंकि हम लोग इतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि लाइट कितने बार बेंड होके आया। जैसे मैं अभी स्क्रीन के सामने हूँ, इस बात को मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों हमारे ब्रेन में ऐसा सेट कर गया है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपको लग रहा है कि सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अब वहां पे, यहाँ पे सच में मिरर मैंने रख दिया है, मतलब इस जगह मैंने एक मिरर को रख दिया है, इस जगह क्या मैंने रखा है, एक मिरर को। और हो सकता है कि मैं सच में सामने बैठा हूँ, ऐसे इस अब ये कैमरे के सामने बैठा हूँ मैं, और यहाँ मिरर रख दिया हूँ। अब ध्यान से सोचिए, अगर मैं यहाँ मिरर रख दूँ और मैं सामने बैठ जाऊँ यहाँ, तो क्या मेरा इमेज इस मिरर में दिखेगा, और मिरर में मेरा इमेज दिखेगा तो आपको मैं दिखूंगा। तो आप अभी स्क्रीन के दूसरे तरफ बैठे हुए हैं, वहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप ये कंफर्म ये बोल सकते हैं 100% ऐसा कंफर्म आप हैं क्या इस बारे में कि मैं ही स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, कि मिरर यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि यहाँ एक मिरर रखा हो और मैं सामने बैठा हूँ, तो ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपको तो लग रहा होगा कि मैं सामने बैठा हूँ, आप आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन में सारे ये सेट है बात कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। वो किधर से ऐसे बेंड होकर इधर से कैसे आया है, उससे उससे पता नहीं चलेगा। वो क्या पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरे सामने से लाइट आ रहा है आप तक, यानी मैं दिख रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ। इसी को तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज इसी को, आपके सामने ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं रियल में बैठा हूँ, हो सकता है कि यहाँ एक मिरर हो और मैं उसके पीछे हूँ और मिरर में आप मुझे देख रहे हैं। समझ गए। तो वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है, ब्रेन में हमारे बनता है। ये क्यों बनता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमारा ब्रेन ये नहीं सोच पाता है कि लाइट कहाँ कहाँ से बेंड करके आया है, कितने बार बेंड करके आया है लाइट, ये हमारा ब्रेन नहीं सोच पाता है। उसे तो लगता है कि कहीं से लाइट आ रहा है, मतलब वहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए वो वहीं पे इमेजिन कर लेता है चीजों को। तो आइए अब हम इसमें रे डायग्राम समझ लेते हैं, कैसे रे डायग्राम बना होगा। तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, खुद इसका लाइट होगा। तो ए पॉइंट से आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा बात है, दो इंसिडेंट रे कम से कम, दो रिफ्लेक्टेड, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। एक का क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो चाहिए मुझे। तो दो रिफ्लेक्शन, एक मैंने इंसिडेंट इधर भेजा ब्लैक कलर से देख लीजिए, और दूसरा रे मैंने इधर भेजा मिरर पे, दो दो ही इंसिडेंट भेजना है आपको। इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग दो रिफ्लेक्टेड रेज भी मिलेंगे, इंसिडेंट रे आपने भेजे हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है ना आपको। तो पहले ये कर लेते हैं, आई एंगल पे आया ये, तो उतने ही एंगल पे मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये ग्रीन वाला लाइन जाएगा। जितने एंगल पे ब्लैक वाला लाइन आया था, उतने ही एंगल पे ग्रीन वाला लाइन रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, आई इक्वल टू आर। अब ऊपर जो पैरेलल ब्लैक आया है उसका क्या होगा, तो पैरेलल वाला ब्लैक इंसिडेंट था, दोनों ब्लैक इंसिडेंट रे हैं, और जो दोनों ग्रीन मैं बनाने वाला हूँ वो रिफ्लेक्टेड रे होंगे। तो ये जब आगे गया तो कितना एंगल बना रहा है बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका, 90 डिग्री नहीं बोल देना है, 0 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल खुद यही लाइन है, नॉर्मल खुद यही, तो नॉर्मल और ये एलॉन्ग हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा।
और लाइट उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, मतलब यहाँ कुछ भी एंगल नहीं बनाएगा। तो लाइट कैसे वापस जाएगा, जैसे आया था उसी लाइन के अलोंग ऐसे वापस चला जाएगा, देखिए रिट्रेस करके वापस ऐसे चला जाएगा लाइट, है कि नहीं। अब मैंने इमेज बनाने के लिए क्या बताया था आपको कि जहां इंसिडेंट रे मिलेंगे, इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट रे जहां मिलेंगे वहां ऑब्जेक्ट होता है। ब्लैक वाला लाइन कहाँ मिला है, देखिए ब्लैक वाला लाइन कहाँ पे मिला है, ए पे मिला है दोनों ब्लैक लाइन, तो ब्लैक लाइन के पास ऑब्जेक्ट है। दोनों ग्रीन वाले लाइन रिफ्लेक्टेड रे वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये एक दूसरे से और ज्यादा दूर चलते जा रहे हैं, और ज्यादा दूर चलते जा रहे हैं। अभी देखिए आगे इनके बीच और दूरियां बढ़ गई, इधर जाके और दूरियां बढ़ जाएंगी इनके बीच। ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इन्हें मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मुझे बैकवर्ड ट्रेसिंग करना पड़ेगा, पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा लाकर। ये सामने मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे, डॉटेड लाइन मतलब क्या हुआ कि हमारा ब्रेन इमेजिन कर रहा है, डॉटेड लाइन का ये मतलब हो गया। डॉटेड लाइन का मतलब समझ में आ गया ना, सॉलिड लाइन का मतलब कि यहाँ स्क्रीन रख देंगे इमेज बन जाएगा। अब आपको कहाँ से देखना है, इधर आप देखिए, इधर है, अब हम ये ह्यूमन आई एक बना देते हैं, इधर से देखने वाला पर्सन जो है इधर से देख रहा है। अब उसको लग रहा है कि ये ग्रीन लाइन आ रहा है मेरे पास, ये ग्रीन लाइन आ रहा है, तो इसके ब्रेन, हमारे ब्रेन में क्या सेट है कि ग्रीन लाइन तो सीधा लाइन, कोई भी लाइन सीधा चलता है, तो ये लाइन आ रहा है ना, तो ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि वो ब्लैक ही वाला बेंड करके आया है। ब्रेन सोच लेगा कि ग्रीन लाइन सीधे कहाँ मिल रहा है, स्ट्रेट, मुझे स्ट्रेट चाहिए लाइन, तो ये स्ट्रेट इमेजिन करने लगेगा ब्रेन में। तो स्ट्रेट इमेजिन करेगा तो ये दोनों ग्रीन लाइन यहाँ मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो ये ह्यूमन को लगेगा, मतलब हमें, हमारे ब्रेन को लगेगा ये कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ से लाइट आ रहा है। जबकि यहाँ पीछे झांक कर देखेंगे, इधर देखेंगे घूमकर, मिरर के पीछे देखेंगे कि क्या है इधर, क्या है इधर, इधर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। इधर रे जा ही नहीं सकता है क्योंकि पीछे पेंट किया हुआ रहता है मिरर, मिरर को देखिएगा पीछे से पेंट किया हुआ रहेगा। लाइट ट्रांसपेरेंट थोड़े होता है कि लाइट उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा, अंदर जाता ही नहीं है, खाली ब्रेन इमेजिन करता है कि यहाँ कुछ रखा हुआ है। समझ गए वर्चुअल इमेज कैसे दिखाई देता है हम लोगों को। तो ब्रेन को लगेगा कि अच्छा स्ट्रेट लाइन, ग्रीन वाला लाइन आ रहा है ऐसे, लाइट तो स्ट्रेट आता है ना, तो ग्रीन को ये सोच लेता है कि क्या आ रहा होगा जहाँ इंटरसेक्शन है। तो कैसा इमेज बना बताइए, क्या ग्रीन लाइन रियल में मिले थे, नहीं मिले थे, मुझे जबरदस्ती इन लोग को मिलाना पड़ा था बैकवर्ड ट्रेसिंग करके, तो इमेज वर्चुअल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ये जो इमेज बना है इसका क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब सच का नहीं है, ये भ्रम है हमारा। तो वर्चुअल इमेज है, ऊपर से इरेक्ट है, कैसे इरेक्ट है कि आप यहाँ खड़े हैं तो आपका हेड ऊपर है, तो इस मिरर का भी हेड ऊपर ही है, ए पॉइंट ऊपर बना है। फिर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका जितना हाइट है इमेज का उतना ही हाइट होता है। साइज, फिर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से इक्वल है दोनों। और लास्ट पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब आपका जो राइट हैंड है मिरर का लेफ्ट हैंड दिखाता है, आप मिरर के सामने और आप ऐसे खड़े हैं तो आप जो सामने आपका इमेज बनेगा वो ऐसे बनता है, उल्टा उसका राइट लेफ्ट होता है। तो आप अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो आपका इमेज जो है मिरर में उसका वो लेफ्ट हैंड जैसा होगा, उसका कौन से हैंड के जैसा होगा, लेफ्ट हैंड के जैसा होगा। आज ही आप ये करके देखिएगा। तो इस चीज को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये खाली इन्वर्टेड क्यों नहीं लिखा, इन्वर्टेड लिख देता तो क्या होता, ये हेड, ये लेग के पास दिखने लगता और उल्टा लेग ऊपर दिखने लगता है हेड के पास, उसको बोलते कि इन्वर्टेड है। लेकिन ये इन्वर्टेड नहीं हुआ है, लेटरली मतलब साइड वाइज खाली हुआ है, राइट का लेफ्ट हुआ है और लेफ्ट का राइट हुआ है, इसीलिए बोले लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर। देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है लाइट से रिलेटेड, और कैसे हम लोग वर्चुअल इमेज अपने मन में इमेजिन कर लेते हैं, देखा आपने। प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट का अपोजिट है, ये फर्स्ट का जस्ट उल्टा है। ये फर्स्ट में क्या था कि अगर रे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट में ऐसा एरो दिया हुआ रहेगा, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल होगा, फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर से पास करेगा, फोकस से। लेकिन इसका अपोजिट सेकेंड में क्या है कि नहीं, इंसिडेंट ही अगर
फोकस से आने लगे, फोकस से पास करता हुआ आने लगे, a ray passing through principal focus of concave mirror will emerge as parallel। तो अगर ये ऐसे आने लगे, इंसिडेंट ऐसा हो जाए, जिधर रिफ्लेक्शन था उधर इंसिडेंट हो जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल। ये पैरेलल ऐसे हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया ना फर्स्ट रूल जो लिखा हुआ था उसका, फर्स्ट रूल का एकदम अपोजिट हो गया रूल नंबर 2। अब थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है इसमें, थर्ड, ये तो सेकेंड रूल देखिए बता रहा है कि पहले से ही अगर फोकस के अलोंग लाइट आ रहा है, फोकस के अलोंग लाइट आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से पैरेलल हो जा रहा है। ये किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगा। अब थर्ड है, थर्ड क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ, मतलब कि वो रिट्रेस करने वाला है इस बार अपने पाथ को। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रहा है, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर लाइट ऐसे आ रहा है, इसी लाइन के अलोंग आ रहा है लाइट, देखिए मैं इसी लाइन के अलोंग ऐसे एरो मैंने बनाया, ऐसे अगर आया लाइट, तो इसका क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट उसी पाथ को फॉलो करके वापस जाएगा, मतलब इसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ, ग्रीन से देखिए मैं बना रहा हूँ इसको, ऐसे वापस चला जाएगा, जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। कब ऐसा होगा बताइए, कब ऐसा सिचुएशन अराइज होगा? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास किया इंसिडेंट रे, तब ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो उसी पाथ के अलोंग लौट जाएगा, जैसे आया था वैसे ही लौट कर वापस चला गया वो। वैसे ही जैसे आप कभी कभी स्कूल जाते होंगे और स्कूल में छुट्टी रहती होगी, वहाँ पता चला कि आज स्कूल बंद है, तो आप जैसे गए थे क्या वैसे ही उसी रास्ते से वापस घर आ जाते हैं, वैसे ही ये लाइट लौट कर वापस चला जाएगा घर को। क्लियर है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थे, एक फोर्थ रूल भी ये लिखा हुआ है, देखिए एक और रूल है यहाँ पे, रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 में ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि रूल नंबर 4, अगर लाइट पहले के तीनों रूल में से एक भी रूल फॉलो नहीं कर पाया, मतलब फोकस से भी इंसिडेंट नहीं हुआ, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भी पास नहीं किया इंसिडेंट रे, किसी एंगल, आर्बिट्ररी एंगल पे ये, किसी भी एंगल पे यहाँ पे आ गया, ओब्लिकली इंसिडेंट हुआ, अ रे ऑफ इंसिडेंट, a ray incident obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle। मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए इंसिडेंट किसको मैं मुझे लेना चाहिए? जिधर आई एंगल बना है, तो इधर आई है तो इधर मैं इंसिडेंट ले ले रहा हूँ, इंसिडेंट रे। ये इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है, मान लीजिए लाइट, ये कोई एक इंसान के जैसा कुछ लाइट है, ये ऐसे चलकर आएगा यहाँ, जैसे ही मिरर से टकराएगा वो कितने एंगल पे मिरर, मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा ये, जैसे ही ये मिरर पे स्ट्राइक करेगा, मिरर के साथ क्या एंगल आई बना रहा है ये। एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल 90 डिग्री होता है, तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये पी पॉइंट पे नॉर्मल यही प्रिंसिपल एक्सिस है? क्योंकि यहाँ टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो ये 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, बीच वाला जो लाइन है वो 90 आ रहा है ना, तो इसीलिए ये नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस खुद नॉर्मल है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये खुद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये लाइट जो आ रहा था इधर चलकर, दौड़ते हुए लाइट इधर आया, और जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल पे उसको इधर जाना है, इधर रिफ्लेक्ट होके, तो एंगल आर पे ये वापस, ये 30 डिग्री, तो इधर भी होना चाहिए 30 डिग्री, जितने डिग्री पे इंसिडेंट उतने ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा ये लाइट। तो ये रूल नंबर 4 हो गया इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स, इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल आपको फॉलो करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? अब आइए हम यहाँ सीखते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज बाय कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे। कॉनकेव मिरर कैसे मुझे पता चलता है कौन सा मिरर कॉनकेव मिरर है? तो इसका रिफ्लेक्टिंग साइड से पता चलता है, देखिए इस साइड में इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है ये,
इधर रिफ्लेक्टिंग साइड कैसे मुझे पता चला, क्योंकि दूसरे साइड में तो पेंटेड है, इधर पेंट किया हुआ है ना, देखिए कलर किया हुआ है, तो इधर तो लाइट जाएगा नहीं। तो जिधर इसका जो इधर स्मूथ पार्ट है, जिधर ग्लास बना हुआ है, उधर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, तो इसको स्फीयर बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसे ट्राई कीजिए कि ये ऐसे स्फीयर बन जाए। एक ट्राई करना है कि ये एक स्फीयर जैसा बन जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे कोशिश करूं एक स्फीयर बनाने की, तो इसका सेंटर देखिए इसी तरफ आ रहा है ना, स्फीयर का सेंटर जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसी तरफ आ रहा है, सेम डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे है देखिए, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, उल्टा होगा, देखिएगा ना, ऐसे ये वाला ऐसे है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उल्टा है ना, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट है दोनों, तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो मुझे तो कॉनकेव के लिए सीखना है यहाँ। तो ये दोनों पैरेलल लाइन आ रहा है, देखिए ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नंबर 2 है। ये दोनों पैरेलल तो आ रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहे हैं ये दोनों। इस डायग्राम में ये दोनों रे पैरेलल तो आ रहा है, लेकिन आपस में पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं करेगा। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मिलेगा या किस पॉइंट से पास होगा, तो वो पॉइंट फोकल प्लेन पे होगा। बताइए, फोकल प्लेन पे होगा। फोकल प्लेन नहीं समझे बात, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता तब फोकस से पास करता है, ऐसे ब्लैक वाला लाइन जो मैंने बनाया है। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आया, ऐसे आया, ऐसे, तो पास तो करेगा लेकिन फोकस से पास नहीं करेगा। वो फोकस के नीचे कोई लाइन होगा नीचे, उस लाइन के पास आएगा, और एक और पैरेलल रे लाएंगे जो आपस में दोनों पैरेलल होंगे, तो ये भी वहीं पे आकर मिलेगा उसी जगह पे। लेकिन वो पॉइंट फोकस नहीं होगा, फोकस के नीचे का पॉइंट होगा, यानी फोकस के ही प्लेन पे होगा, फोकस के ही जिस पॉइंट पे फोकस है ना, उसी प्लेन में उससे पास करते हुए एक प्लेन में ही ये आकर मिलेगा। लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी में ऐसा फोकल प्लेन वाला नहीं है, हम लोग का सीधा लाइन पढ़ना है, सीधा लाइन आएगा यहाँ और फोकस से जाएगा बस। अगर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आया, लाइन आपस में दोनों हो गया, तो ऐसे कर लेंगे क्या, आपस में ही पैरेलल होगा, तो क्या ये दोनों लाइन यहाँ मिलेंगे, क्या यहाँ नहीं मिलेगा, फोकल प्लेन में मिलेगा, मतलब इस फोकस के नीचे कहीं भी मिलेगा, लेकिन इधर नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, राइट भी नहीं लेफ्ट भी नहीं, जस्ट इसके नीचे मिलेगा, फोकस के जस्ट नीचे ही मिलेगा वो। लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है ऐसे ऐसे, तो ये कहाँ पे मिलेंगे जाकर, दो पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलता है, फोकस पे। इन्फिनिटी पे। तो अगर इन्फिनिटी से कोई आ रहा है मेरी तरफ, तो हम तक आते आते पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, इसका जस्ट उल्टा। अगर इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है, तो हम तक आते आते पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, बहुत दूर से आ रहा है तो इसीलिए दोनों रे लिया हुआ था। पैरेलल क्यों लिया हुआ था रे, क्यों लिया हुआ था पैरेलल, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा था रे, है ना। थर्ड पॉइंट आइए करते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो रे डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो कैसा रे डायग्राम होता होगा। सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो सी मतलब क्या हो गया सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहने पे कैसा बनता होगा देखिए, तो मुझे दो, कम से कम दो रे बनाना पड़ता है। एक यहाँ, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है सी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से देखिए दो, एक फर्स्ट इंसिडेंट रे ये है, और ये दूसरा वाला इंसिडेंट रे ये वाला है, सेकेंड इंसिडेंट रे। तो पहला इंसिडेंट रे से लाइट गया ऐसे, लाइट ऐसे जा रहा है इस रास्ते से, यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, इस लाइट का कौन सा रूल याद कीजिए, पैरेलल जो रे आता है वो कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है ना। तो पैरेलल यहाँ से पैरेलल आया, तो रिफ्लेक्ट होकर किधर से पास करेगा ये फोकस, ये देखिए फोकस यहाँ पे मिल गया, इसको दिख रहा है ना यहाँ पे, फोकस, फोकस से पास करेगा ऐसे, कितना भी बड़ा बना सकते हैं ऐसे। फिर अब एक और दो बनाना पड़ेगा ना, एक से तो काम चलेगा नहीं, दो कम से कम चाहिए। तो सेकेंड रिफ्लेक्टेड,
सेकेंड वाला ये ग्रीन वाला मैं बना रहा हूँ, यहाँ से ऐसे आया। अब सेकेंड फोकस से पास करता हुआ आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल, है कि नहीं? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट पैरेलल हो जाएगा ऐसे। पैरेलल देखिए, मैं ये लाइट ऊपर भी नहीं बना रहा हूँ और नीचे भी नहीं, पैरेलल एकदम बना रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये मेरा ग्रीन वाला और रेड वाला लाइन इंटरसेक्ट किया ना एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। तो ये ए डैश जो बना ना, वो ए पॉइंट का इमेज है, ए का इमेज ए डैश बन गया यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं बात? इमेज बना होगा देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपका हेड बना दूं और यहाँ पे आप खड़े हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे, तो आपका इमेज का हेड यहाँ पे नीचे आ जाएगा और पैर यहाँ रहेगा ऐसे, मतलब उल्टा इमेज बना के सीधा उल्टा बन गया ना। सर तो इन्वर्टेड। उसी को इन्वर्टेड बोलते, देखिए इन्वर्टेड बना इमेज, क्योंकि ए पॉइंट का यहाँ बन गया, तो उल्टा मेरा बन गया इन्वर्टेड। अच्छा, रियल बना कि वर्चुअल, कैसे पता चलेगा? तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है कि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, सच में यहाँ पे दोनों लाइट इंटरसेक्ट किए हैं। कौन दोनों लाइट? रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे 2। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा ना स्टूडेंट्स, वहां पे क्या बनेगा? इमेज। और इंसिडेंट रे जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ये इंसिडेंट रे 1 था और ये इंसिडेंट रे 2, ये डाइवर्जिंग है, एक दूसरे से दूर जा रहा है ये रे, और ये मिल कहाँ पे? पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो जहाँ इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? इमेज। रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? इमेज। कैसा इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे? तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ एक्चुअली में मिल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2, इनका एक्चुअल में यानी रियल में इंटरसेक्शन हुआ है, तो रियल इमेज बना। और इन्वर्टेड तो हो ही गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की अगर बात करें तो ये सेम साइज का यहाँ पे मिलता है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज होगा, सेम साइज का बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर? बताइए एक बार ध्यान से सोचिए, किसी को डाउट आ रहा है क्या इसमें? हाँ, अब देखिए, तो सी पे रखने पे सेम साइज का बन गया यहाँ पे। अब पोजीशन कहाँ पे है? सी पे बना, मतलब जहाँ पे आप खड़े थे वही इमेज बना, उसी के जस्ट नीचे बना, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या पोजीशन लिया हुआ है? नेक्स्ट अलग अलग पोजीशन के लिए लिया है, फिर वैसे ही एफ और सी के बीच में देखिए बना रहे हैं इमेज, बिटवीन एफ एंड सी। तो एफ और सी के बीच में कैसा इमेज बनेगा? वही दो मुझे बनाना होता है बस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? यहाँ देखिए रखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला है ना, ए बी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। तो इससे मुझे कम से कम कितना, कम से कम दो इंसिडेंट रे ले जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पैरेलल ले गया, पैरेलल वाले के साथ क्या होता है? पैरेलल जो लाइट जाता है उसके साथ क्या होता है मिरर से मिलने के बाद? क्या वो फोकस से पास करता है? फोकस से पास। फोकस से पास करेगा ऐसे, फोकस से मैंने इसको पास करा दिया, फोकस से पास हो गया ये। अब सेकेंड कौन सा कलर ले लें? ग्रीन कलर से ले लें। एक और बनाना पड़ेगा, एक से तो काम चलेगा नहीं। तो सेकेंड ये क्या बनाया गया है यहाँ? सेंटर से पास करता हुआ। तो आप बोलेंगे सर इंसिडेंट तो उधर जाता है ना, तो ये इधर ही जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सी से जा रहा हो, ऐसा लग रहा है ना। इसको पीछे ट्रेस करेंगी, बैकवर्ड ट्रेसिंग, तो ऐसा अपीयर होगा जैसे वो सी से जा रहा है, जबकि एक्चुअली ए से ही स्टार्ट हुआ है। इंसिडेंट रे कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना, इंसिडेंट रे ए पॉइंट से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सी की तरफ से आ रहा था, ऐसा अपीयर हो रहा है। तो ऐसे केस में भी सी से पास हो या अपीयर टू पास थ्रू सी हो, तो भी रिट्रेस करना पड़ेगा इसके पाथ को। तो ये रिट्रेस करेगा, यानी जैसे गया था वैसे ही वापस आना है इसको, तो वो उसी पाथ को देखिए वापस रिट्रेस कर जाएगा। तो वापस जब आएगा तो कहाँ पे मिला? यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, ए डैश पे। तो यहाँ पे रेड रे सच में यहाँ पे मिल रहे हैं ए डैश पे, तो ए डैश पे रियल इमेज फॉर्म हुआ कि वर्चुअल?
रियल इमेज फॉर्म हुआ है। तो रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज नीचे है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल गया। ये इनलार्ज मिला, देखिए बड़ा साइज दिख रहा है ना, इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो इनलार्ज इमेज हो गया, इनलार्ज। और इसका पोजीशन क्या हुआ, इमेज का पोजीशन बियॉन्ड सी, सी यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे ज्यादा दूर है, देखिए सी से भी उधर मिल गया। जबकि ऑब्जेक्ट किधर था, ऑब्जेक्ट था सी और एफ के बीच था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच था ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज कहाँ मिला मुझे, बियॉन्ड सी, सी से उधर मिला मुझे, सी और इन्फिनिटी के बीच। हाँ अगर हम इस इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट रे को हम पी से पास करेंगे तो कैसे होगा? अगर इंसिडेंट रे को पी से मैं पास करूं तो कैसे होगा, देखिएगा। इसके लिए मैं रेड कलर ले ले रहा हूँ, रेड। ये यहाँ पे आ गया ऐसे। अब यहाँ आने के बाद, यही बोल रही है ना, यहाँ पे आने के बाद अगर एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आ गया, तीसरा भी मान लीजिए 3 हम बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो इंसिडेंट रे इधर आ गया एक, तो इसके साथ एंगल पता करेंगे कितना एंगल है। तो ये एंगल जितना भी आएगा ना, उतने ही एंगल पे मुझे इधर रिफ्लेक्ट करके भेजना है इसको। तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो फिर से वहीं पास करेगा, ए डैश से ही पास करेगा। अगर उतने ही पक्का ऐसा होगा, जब आप मेजर करके एंगल करेंगे ना, ये जितना एंगल है इसको उतना ही एंगल रखेंगे, तो फिर से इसी पॉइंट पे तीनों रे एक ही जगह आकर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पे अब रखना है मुझे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ एंड, नहीं, बिटवीन एफ एंड सी नहीं, पहले तो फोकस पे ना, एट सी किया है, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ ये वाला है, एट एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पे ही मैंने रख दिया। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं, कम से कम दो तो बनाना पड़ेगा मुझे, तो एक मैं पैरेलल वाला ही ले लेता हूँ। तो इंसिडेंट रे ए पॉइंट से ऐसे पैरेलल आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा इसके साथ, ये बोलेगा मैं फोकस से पास करूंगा, क्योंकि मैं तो पैरेलल आया हूँ, तो इसको फोकस से भेज देंगे हम, फोकस बी पॉइंट पे था, तो फोकस से ये पास कर गया ऐसे। फिर एक रे से तो नहीं, दो चाहिए मुझे कम से कम इमेज फॉर्म करने के लिए। तो सेकेंड वाला रे कैसे इसमें बनाया गया, फिर से वैसे ही बनाया गया है। सेकेंड रे इधर आ रहा है, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे सी से होकर आता आ रहा है, ये है ना, सी से अपीयर हो रहा है, कि सी से ऐसे आ रहा होगा, ऐसा अपीयर हो रहा है। तो अगर सी पॉइंट से आ रहा है या अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट सी, ऐसा सिचुएशन है, सी से या तो आ रहा है या लग रहा है कि सी की तरफ से आ रहा है, ऐसा लग भी रहा है, तो भी ये रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। रिट्रेस करना मतलब उसी रास्ते पे लौट आएगा, जिधर से गया था उधर ही को वापस लौट आएगा, बिना इधर उधर डेविएट हुए। तो ये लौट कर देखिए वापस आ रहा है, लेकिन ये लौटते समय बोल रहा है कि मैं रेड वाले के साथ इंटरसेक्शन नहीं करूंगा, क्रॉस नहीं करेगा रेड वाले को। तो ये दोनों रे कभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं आप, ये दोनों रे हैं, ग्रीन वाला और ब्लू, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस कर पा रहे हैं क्या, कभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये पैरेलल आपस में, ये दोनों क्या हो गए रे, ये आपस में देखिए पैरेलल हो गए, हमेशा पैरेलल। ये यहाँ भी देखिए पैरेलल, यहाँ भी एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस है, इनके बीच गैप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये कभी नहीं मिलेंगे, या कभी नहीं मिलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बता दीजिए मुझे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, पैरेलल रे कहाँ पे जाकर मिलते हैं, एट इन्फिनिटी। और एट इन्फिनिटी कैसा इमेज फॉर्म होगा, रियल, और जो भी रियल होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, और उसका साइज क्या होगा,
तो हाईली इनलार्ज्ड होगा। कैसे मुझे पता चला हाईली इनलार्ज्ड होगा? जब मैं सन को देखता हूँ तो वो हम तक आते आते एकदम पॉइंट साइज, छोटा साइज का दिखता है ना, राइट? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो इमेज एकदम फोकस पे बनता था, पॉइंट पे बनता था। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और उसका साइज क्या होगा? लार्ज। एक और तरीका है जानने का कि क्यों यहाँ पे हाईली इनलार्ज लिखा हुआ है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद कीजिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था -v/u। ऐसा याद है ना आपको? मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है v/u। तो माइनस में लगा दिया। और v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस तो इन्फिनिटी पे है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो फोकस पे है। तो फोकस तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे होगा यहाँ से। तो इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा, बहुत लार्ज नंबर आ जाएगा। यानी मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा आएगा। मैग्निफिकेशन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज साइज से बहुत ही ज़्यादा आएगा, है कि नहीं? फिर when object is between P and F, पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखने से क्या होता है? पोल और फोकस इधर गया, पोल और फोकस ये वाला है, हाँ। when object is placed between P and F, पोल और फोकस के बीच, चलिए हम लोग रखते हैं, रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। ये तो फोकस है और ये है पोल। इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में मैंने रखा इसको, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो पहला फर्स्ट वाला रे मैं इधर से पैरेलल ले जा रहा हूँ। जो पैरेलल आता है वो किधर से जाता है? फोकस से होकर जाता है। वो फोकस से ऐसे चला जाएगा ऊपर। और सेकेंड फिर से वही फॉलो किया हुआ है जो सारे सिचुएशन हम लोग फॉलो किए थे रूल। जो यहाँ से ऐसे आ रहा है, मतलब अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो ऐसे ही वापस जाएगा रिट्रेस करते हुए। तो ये ग्रीन वाला लाइन और रेड वाला लाइन, इन दोनों के बीच गैप बढ़ता ही जा रहा है कि कम होता जा रहा है गैप? बताइए मुझे। इन दोनों लाइन के बीच गैप धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है कि गैप कम हो रहा है? देखिए तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है गैप, यानी ये कभी मिलने वाले नहीं है, कभी भी ये मिलने वाले नहीं है ना? तो अब क्या करें? इमेज फॉर्म करने के लिए तो रूल बताया हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेगा वहीं इमेज फॉर्म होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? क्या करना चाहिए मुझे? ये रिफ्लेक्टेड रे तो बोल रहे हैं मैं मिलूंगा ही नहीं आपस में, तो क्या अब किया जाए बताइए? रिफ्लेक्टेड रे मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या इमेज नहीं होगा कि इमेज फॉर्म होगा? अच्छा होगा, वो अच्छा लगे। हाँ। तो ये रेड वाला और ये ब्लू वाला नहीं मिल रहा है आपस में। इन दोनों के बीच डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस पहले तो इतना गैप था, बाद में देखिए ज़्यादा गैप हो गया, इतना ज़्यादा गैप हो गया बाद में। फिर इसके बाद हाँ, हम्म, इसका तो और भी ज़्यादा गैप हो गया। इसके बाद और भी ज़्यादा गैप हो गया, और भी ज़्यादा गैप हो गया, बढ़ता ही जा रहा है गैप। तो इसको रिट्रेस कराना पड़ेगा पीछे। ये सच में मिलने के लिए रेडी नहीं है। तो पीछे देखिए डॉटेड लाइन से ऐसे इमेजिन मेरा, ऐसे यहाँ पे ह्यूमन आई जो होगा वो इमेजिन करेगा। ह्यूमन आई मैंने यहाँ बना दिया। ये क्या कर रहा है बताइए? इमेजिन कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि ये इधर मिल सकता है, पीछे जाकर मिला होगा। तो डॉटेड लाइन से पीछे मिला है, यहाँ पे ऐसा अपीयर हो रहा है कि मिल रहा है यहाँ रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे कैसा इमेज बना? वर्चुअल बना स्टूडेंट, वर्चुअल। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ए भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था ना, above principal axis, and a dash is also above principal axis, so both are above principal axis, so we can say that this image is erect। erect मतलब सीधा, erect image बना है यहाँ पे, और virtual and erect image बना है। this image is found behind the mirror or in front of this mirror? बिहाइंड द behind। तो ये मिरर के पीछे बना है, यहाँ फ्रंट में तो नहीं बना है, पीछे बना, तो behind the mirror। साइज की बात करें तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट का साइज कम है, इमेज का साइज ज्यादा दिख रहा है, तो साइज है इनलार्ज्ड। तो बिटवीन फोकस एंड पोल रखने से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर।
and that image is enlarged also, enlarged image form हो गया। क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्या है यहाँ पे, क्या यूज है देख लेते हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट यूज कॉनकेव मिरर का क्या है? यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर में फर्स्ट यूज, यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड vehicles headlight to get powerful parallel beam of light। मतलब व्हीकल के हेडलाइट, कार का हेडलाइट जो होता है ना, ऐसे कार का हेडलाइट, ऐसे कार है तो इस कार के सामने ऐसे रहता है ना हेडलाइट कार का, उसमें कौन सा मिरर लगाया हुआ रहता है बताइए? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर लगाया हुआ रहता है। आप सोचेंगे सर मिरर कहाँ रहता है, वो तो ट्रांसपेरेंट रहता होगा ना। जैसे हेडलाइट में क्या होगा, देखिए ऐसे है, हेडलाइट ऐसे है, इसमें हम इधर मिरर लगा देंगे तो लाइट बाहर जाएगा क्या? कार के सामने तो अंधेरा हो जाएगा। तो कैसे ये मिरर कैसे लगाते होंगे कार के हेडलाइट में? अगर मैं ऐसा कॉनकेव लगा दूंगा, कॉनकेव ऐसे लगा दूंगा मैं, और इधर तो क्या किया हुआ पेंटेड है ना इधर, तो ये तो लाइट निकलेगा ही नहीं बाहर। हेडलाइट से बाहर निकलेगा क्या? कार से बाहर लाइट आएगा बताइए? नहीं आएगा। अब क्या करें? कैसे, कैसे लगाया रहता होगा? यानी ऐसे सामने नहीं लगाया हुआ है, इसको उल्टा लगाएंगे तो काम बनेगा क्या? देखिए तो, यस। देखते हैं। कॉनकेव ही रखना है, कॉन्वेक्स नहीं बनाना है ना, कॉनकेव ही रखना है मुझे। अगर ऐसा कॉनकेव बना दें तो कॉनकेव कब होगा? जब इधर से करेंगे पेंट इसको ऐसे, ये कॉनकेव बोलेंगे, तब भी लाइट बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये पेंटेड है, पेंट को अंदर से बाहर लाइट निकलेगा ही नहीं पेंट के अंदर से। अब तो ये भी नहीं काम कर रहा है, अब क्या करें? कौन बता सकता है आप में से? ये मिरर कैसे लगाएं हेडलाइट में? हेडलाइट से तो लाइट बाहर आना चाहिए ना, तो बल्ब लगाया रहता है उससे लाइट बाहर आएगा तब तो सामने दिखेगा मुझे। नहीं दिखेगा तो जाकर कहीं भी, जाकर आप दीवार में कहीं भी लगा देंगे, कार को एक्सीडेंट कर देंगे, है कि नहीं? कौन बताएगा? कौन बता सकता है कैसे लगाना चाहिए मुझे इस हेडलाइट को? नहीं आइडिया है क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे लगाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे नहीं लगाया हुआ रहता है, पता है कहाँ लगाया हुआ रहता है? यहाँ, इसके पीछे मिरर लगाया हुआ रहता है ऐसे, और इस मिरर के, मिरर जो है ना जहाँ, उसके फोकस के पास बल्ब रहता है। मतलब ऐसा सिचुएशन होता है, हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में क्या होगा, पहले यहाँ एक मिरर लगा देगा कॉनकेव, मतलब इधर पीछे की तरफ पेंट कर देगा ताकि लाइट पीछे नहीं आ जाए। फिर इसका प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो यहाँ पे बल्ब को कहाँ पे कनेक्ट करेगा, इतना दूर लाकर, और इसके फोकस के पास बल्ब को रखेगा। बल्ब कहाँ रहेगा बताइए? फोकस के पास। तो बल्ब से लाइट निकलेगा, सब लाइट ऐसे, ऐसे सब लाइट निकलेगा बल्ब से। तो जो पीछे लाइट जाएगा, बल्ब के ऐसे पीछे जो लाइट जाएगा वो आगे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाता है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आप जो सामने लाइट देखते हैं ना, सामने लाइट कार के सामने, वो बल्ब का एक्चुअल वाला रे नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा दिखा आगे जाता है? ये सब रिफ्लेक्टेड रे आगे जाता है। क्या समझ में आ गई बात सबको? तो कॉनकेव मिरर तो यूज होता है हेडलाइट में, लेकिन कैसे यूज होता है आपको पता चला क्या? और सामने जो लाइट जाता है वो रिफ्लेक्टेड मिरर से होते हुए लाइट जाता है, वो एक्चुअल बल्ब वाला लाइट नहीं आता है सामने। बल्ब वाला भी जाता होगा कुछ कुछ लाइट, यहाँ यहाँ तो कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है ना, बल्ब वाला भी जाता होगा, है कि नहीं? कुछ कुछ डायरेक्ट वाला भी आता होगा, डायरेक्ट वाला भी आता होगा, और कुछ रिफ्लेक्टेड वाला भी आता होगा, है कि नहीं? ऐसे पीछे रिफ्लेक्ट करके। तो मुझे इससे क्या फायदा हुआ? डबल फायदा हो गया, देख लीजिए डबल फायदा हो गया। एक तो बल्ब का जो डायरेक्ट रे आ रहा था वो भी मिल गया, इससे डायरेक्ट जो लाइट आगे आ रहा था वो भी मुझे मिल गया, और जो पीछे जा रहा था वो वेस्ट नहीं हुआ, वो भी घूम कर वापस आ गया, वो भी रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, तो आगे खूब ब्राइट दिखेगा ना, आगे पूरा ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगा कि नहीं? यस और नो, समझ में आया सर कि नहीं? मतलब वो बल्ब के सामने
प्लेन ग्लास लगाएगी। हाँ, इधर क्या रहता है, कॉनकेव मिरर पीछे लगाया हुआ रहता है, ऐसे मिरर। और बल्ब तो ग्लास का बना हुआ रहता है ना, ग्लास का, तो इसमें चारों तरफ से ऐसे लाइट निकलेगा ऑल डायरेक्शन में। तो फ्रंट में जो लाइट जाएगा वो तो आ जाएगा आगे, लेकिन बैक में जो लाइट जाएगा उसको रिफ्लेक्ट करके आगे कौन भेजता है? मिरर। देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है लाइट से रिलेटेड, और कैसे हम लोग वर्चुअल इमेज अपने मन में इमेजिन कर लेते हैं, देखा आपने। तो इस वीडियो, आने वाले वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इससे रिलेटेड फेनोमेना को देखेंगे। कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, ये सारे चीजों को हम लोग, और सभी सभी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग देखेंगे, राइट। तो आज जितना भी इस वीडियो में मैंने पढ़ाया, इसका आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले वो सारे नोट्स और आइए, और आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी ही आने वाले वीडियो में। थैंक यू।